एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम यूपी पीजीटी 2003 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने यूपी पीजीटी 2000 ईयर का पेपर सॉल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 85 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2003 में 85 क्वेश्चन ही यूपी पीजीटी में पूछे गए थे। बाकी 15 नंबर का आपका इंटरव्यू था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? ऑप्शन ए E.W. स्टीवर्ट, ऑप्शन बी टारकट पार्सन, ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम और ऑप्शन डी SF नॉर्डन। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कार्ल मैनहीम ने। आइए साथ ही हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते चलेंगे। कार्ल मैनहीम के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिससे अवलोकन और विचारने जैसे विभिन्न प्रणालियों का विकास होता है। जाल से तात्पर्य सामाजिक प्रतिमानों से है। सामाजिक शक्तियों से उनका तात्पर्य व्यवस्थित प्रतिमानों से है। ये शक्तियाँ परस्पर अंतःक्रिया करती रहती हैं और समाज में निरीक्षण एवं चिंतन की पद्धतियों को भी जन्म देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 339 के अनुसार, ऑप्शन बी धारा 342 के अनुसार, ऑप्शन सी धारा 244 के अनुसार और ऑप्शन डी धारा 275 के अनुसार। तो अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों के लिए वही प्रक्रिया अपनाता है जैसा वह अनुसूचित जातियों के लिए अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन ए एक पवित्र संस्कार है, ऑप्शन बी एक समझौता है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह एक समझौता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मुस्लिम विवाह एक समझौता है। मुस्लिम विवाह को निकाह भी कहते हैं। मुसलमानों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि एक समझौता माना जाता है, जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतानोत्पत्ति और उन्हें वैधता प्रदान करना है। समझौते की स्वीकृति के लिए धन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वर्ण के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं। ऑप्शन बी वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। ऑप्शन सी वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त कथन, ये सभी जो कथन बताए गए हैं सत्य है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था इस देश की संस्कृति एवं समाजीकरण का आधार थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज परस्पर 4 वर्णों में बटा था, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया गया था, जबकि जाति एक समुदाय से संबंधित लोगों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए जिन्सबर्ग, ऑप्शन बी गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन सी बोगार्ट्स और ऑप्शन डी मैकाइवर। तो ये परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है बोगार्ट्स के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बोगार्ट्स के अनुसार समिति को मनुष्यों द्वारा विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं, साथ में अपनी कार्यकारिणी भी होती है। मैकाइवर के अनुसार समिति किसी हित या कुछ हितों के सामूहिक प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक निर्मित संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान,
ऑप्शन सी समाज सुधार आंदोलन और ऑप्शन डी समाजवाद का एक प्रकार। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों पर इस शास्त्रों में विशेष जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण करना अपना मूलभूत उद्देश्य घोषित किया? ऑप्शन ए सन 1939 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1941 ईस्वी में और ऑप्शन डी सन 1942 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सन 1940 ईस्वी में। 23 मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका मुख्य आधार यह था कि भारत के लिए कोई संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकार नहीं होगा जिससे भारत के पूर्व और पश्चिम के मुसलमान बहुल क्षेत्रों का एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधान समाजों, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए प्रांतीय स्वायत्तता 1935, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर है दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया पुस्तक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मातृभूमि की सेवा के लिए लोगों को अल्प वेतन पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गिलिन एवं गिलिन का, ऑप्शन बी मेकाइवर एवं पेज का, ऑप्शन सी बोगार्ट्स एवं मुरे का और ऑप्शन डी बकल एवं हंटिंगटन का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी बकल एवं हंटिंगटन ने ये कथन दिया है। हंटिंगटन ने कहा कि सभ्यता का उत्थान एवं पतन पूर्णतः भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है। जलवायु मुख्यतः भौगोलिक कारक है। यह सभ्यता को जन्म देता है और उसे विकसित करने तथा पुष्ट बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था? ऑप्शन ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन सी मातृवंशीय और ऑप्शन डी पितृवंशीय। तो वेस्टरमार्क ने परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या बताया था? पितृसत्तात्मक। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। डार्विन के अनुसार परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या के कारण हुआ। डार्विन के इस मत का समर्थन वेस्टरमार्क ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए रक्त या विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, ऑप्शन बी सामान्य पूर्वजों वाले एक समूह, ऑप्शन सी अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, ऑप्शन डी एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो परिवार का क्या अर्थ है?
एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को परिवार नहीं कह सकते, जबकि शेष तीनों परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के निवास की कोई न कोई व्यवस्था होती है। ये पितृस्थानीय, मातृस्थानीय और नवस्थानीय हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था है? ऑप्शन ए महाविद्यालय, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी परिवार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। महाविद्यालय, विवाह और परिवार ये तीनों ही संस्था है। मेकाइवर और पेज के अनुसार यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप में तो वह संस्था कहलाती है। समिति से सदस्यता का पता चलता है और संस्था से कार्यप्रणाली के सेवा के तरीके और साधन का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह और ऑप्शन डी राजमोहनी देवी आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह। बिरसा का संबंध किससे था? मुंडा विद्रोह से था। बिरसा का संबंध मुंडा विद्रोह से है, जिसमें रांची के दक्षिण 1899 से 1900 के बीच विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। बिरसा मुंडा आंदोलन मुंडाओं के सामाजिक आर्थिक अशांति का मिला-जुला स्वरूप था। शोषित एवं दलित मुंडा लोगों ने बिरसा के रूप में एक मसीहा को देखा। इस आंदोलन का इतना प्रबल प्रभाव पड़ा कि छोटा नागपुर में ब्रिटिश शासन कुछ समय के लिए स्थिर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? एक पार्क, ऑप्शन ए एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, ऑप्शन बी श्रमिक संघ, ऑप्शन सी बोट क्लब और ऑप्शन डी टेनिस क्लब। तो एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति ये समिति नहीं कहलाएंगे, ये क्या कहलाएगा? ये समूह कहलाएगा। ठीक है, और श्रमिक संघ, बोट क्लब और टेनिस क्या कहलाएगी? समिति कहलाएगा। पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति किसी समिति का निर्माण नहीं करते, जबकि श्रमिक संघ, बोट क्लब और टेनिस क्लब समिति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए भारतीय मूल के लोग, ऑप्शन बी भारतीय समाज, ऑप्शन सी श्रमिक संघ और ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी इलाहाबाद। समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। इस आधार पर इलाहाबाद को समुदाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार, बी चर्मकार, सी बसोड़ और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिष्ठा योजना किसे कहते हैं? सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कर्मगारों को इस कार्य से विरत रखने के लिए तथा इन लोगों को समाज में सम्मानित जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिष्ठा योजना केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। ये मतलब क्वेश्चन उस समय का है जब प्रतिष्ठा योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल भूमि अधिकार अधिनियम 1965, ऑप्शन बी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, ऑप्शन सी बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 और ऑप्शन डी बम्बई किराएदारी अधिनियम 1939। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1950 तथा 1951 के बीच विभिन्न राज्यों ने अपने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। इस समय यह व्यवस्था की गई कि विशेषकर उत्तर प्रदेश में कि जो किसान अनेक पीढ़ियों में से एक जमीन पर
कृषि करते आ रहे हैं, वे एक वर्ष से लगान का 10 गुना रुपया सरकार के पास जमा कर कर उस भूमि पर स्थायी स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी बेरियर एल्विन ने और ऑप्शन डी डीएन मजूमदार ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बेरियर एल्विन ने। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातियों के विकास के लिए बनाई गई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए भारत सरकार द्वारा 1989 में मानव शास्त्री बेरियल एल्विन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1960 में केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हुए कहा कि आर्थिक साधनों के साथ साथ जनजातियों के सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सोच को बदलना भी आवश्यक है, जिससे ये आधुनिक जीवन शैली को अपना सके। बेरियर एल्विन ने आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो हिंदू विवाह के कितने प्रकार है? 8 प्रकार हैं। आइए इन प्रकारों के बारे में जानें। मनुस्मृति ने हिंदू विवाह में 8 प्रकार बताए हैं, जिनका उल्लेख इस प्रकार है। पहला है ब्रह्मा विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आश्र विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है अशुद्ध विवाह, छठा है गांधर विवाह, सातवां है राक्षस विवाह, आठवां है पैशाच विवाह। इसमें 4 विवाहों को उच्च और 4 विवाहों को हीन माना गया है। मतलब जो पहले के 4 हैं क्रोनोलॉजी से वो उच्च है और लास्ट के जो 4 दिए गए हैं वो निम्न श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान का क्वेश्चन है। इसमें बुक दी गई है और राइटर्स दिए गए हैं। सोशल चेंज किसकी बुक है? ये है ऑकबर्न की। पहले का एक ही होगा। द इंडियन पीजेंट अपरूटेड, ये किसकी बुक है? ये है मार्गेट मीड की। तो ये पहले का, दूसरे का दूसरा होगा। द पॉलिश पीजेंट, ये किसकी है? थॉमस और जेनेंकी की। तो तीसरे का भी तीसरा ऑप्शन होगा। और कल्चरल चेंज, ये किसकी बुक है? ये है एफ.एस. चैपिन की। तो इसका सही आंसर होगा डी का 4। तो ऑप्शन ए सही है। मतलब ये जो जो चारों लिखे हैं वो मिलान है, ऑलरेडी मिले हुए हैं। देन एक बार और देख लेते हैं। सोशल चेंज ऑकबर्न की है, द इंडियन पीजेंट अपरूटेड मार्गेट मीड की है, द पॉलिश पीजेंट थॉमस एवन जेनेंकी की है और कल्चरल चेंज सोरोकिन की है। ठीक है, तो ये इसमें क्या दिया है? ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पर 5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। दूसरा ऑप्शन है बी, जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है। ऑप्शन सी है श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह। ऑप्शन डी, श्रेष्ठ जाति के पुरुष और निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह। तो प्रतिलोम विवाह क्या होता है? श्रेष्ठ जाति की कन्या होती है, मतलब कन्या जो होती है अपर कास्ट होती है और जो लड़का होता है वो लोअर कास्ट होता है। और इसी का उल्टा होता है अनुलोम विवाह, जिसमें लड़का जो होता है अपर कास्ट का होता है और लड़की जो होती है लोअर कास्ट की होती है। आइए एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च वर्ग और जाति, उपजाति, कुल या वंश की होती है और लड़का निम्न जाति, कुल या वंश का होता है। इस प्रकार के विवाह में स्त्री की स्थिति निम्न हो जाती है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को चंडाल तथा निषाद कहा जाता है, लेकिन इसे अब वैध ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य कहलाता है। ऑप्शन ए दहेज, ऑप्शन बी वधू मूल्य, ऑप्शन सी मेहर और ऑप्शन डी मुआवजा। तो मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? मेहर कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इस्लाम में मेहर वह धनराशि है जो विवाह के समय वर या वर का पिता कन्या को देता है। यद्यपि यह मुद्रा के रूप में होती है, किंतु यह आभूषण, घरेलू सामान, फर्नीचर, जमीन आदि के रूप में हो सकती है। अर्थात मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? वधू मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी हाबहाउस और ऑप्शन डी सोरोकिन। तो किसने कहा मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है समाजशास्त्र? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, हाबहाउस ने कहा। एल.टी. हाबहाउस के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंतःक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन ए समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, ऑप्शन बी नौकरी प्राप्त करने में सहायक, ऑप्शन डी सामाजिक कल्याण में सहायक और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। समाजशास्त्र संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने, नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करने, समाज में सह अस्तित्व की भावना का प्रसार करने, परंपराओं के अध्ययन में योग देने और राष्ट्रीय एकता में सहयोग करने में सहायक है। अर्थात समाजशास्त्र समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मिलान का है, जिसमें दी गई है कुछ थ्योरीज के नाम दिए गए हैं और कुछ विचारक मतलब थिंकर के नाम दिए हैं। 3 स्तरों का नियम किसने दिया है? तो ऑगस्ट कॉन्ट ने दिया है। ए का 4 हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है? विल्फ्रेड पेरेटो ने दिया गया है। तो 2 का 3 हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है पीए सोरोकिन ने। तो सी का हो जाएगा आपका 2 और डी क्या है? संस्कृतिकरण दिया है, इसका होगा एम.एन. श्रीनिवास। तो 1 हो जाएगा। ए का 4 इस ऑप्शन में आइए देखते हैं। डी ऑप्शन है, देखिए पहला ही है ए का 4, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइए एक बार और देख लेते हैं। 3 स्तरों का नियम कॉन्ट ने दिया, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत पेरेटो ने दिया, सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन ने दिया और संस्कृतिकरण का सिद्धांत एम.एन. श्रीनिवास ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज को सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग में निम्न में से किसने विभाजित किया? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रॉइड ने, ऑप्शन बी गिलिन एवं गिलिन ने, ऑप्शन सी पार्क एवं बर्गेस ने और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। तो सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग की बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। मार्क्स के अनुसार सामाजिक वर्गों की रचना अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती है। जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है और जो उत्पादन को खरीदने और बेचने के हैसियत रखते हैं, वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो अपने श्रम पर निर्भर रहते हैं, वे दूसरे वर्ग का निर्माण करते हैं। इन्हीं 2 वर्गों को उन्होंने क्रमशः बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाएं होती है। ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी द्विस्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय और ऑप्शन डी 4 स्तरीय मतलब 4 स्तरीय। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी त्रिस्तरीय। पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय होती हैं। इन्हें क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सूत्रपात कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952 को और ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956 को। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात कब हुआ था? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 2 अक्टूबर 1952 से। सन 1938 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई। इसकी सफलता से प्रेरित होकर जनवरी 1952 में भारत में ग्रामीण जीवन के चतुर्दिक और व्यापक विकास के लिए अमेरिका के किसी फाउंडेशन द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया। ग्रामीण विकास की इस योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया। सन 1952 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना का कार्य आरंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 332, ऑप्शन बी अनुच्छेद 335, ऑप्शन सी अनुच्छेद 275 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 335।
अनुच्छेद 335 आश्वासन देता है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के स्थान सुरक्षित रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष के किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? ऑप्शन ए पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच, ऑप्शन बी शासक और शासित के बीच, ऑप्शन सी शिक्षित और अशिक्षित के बीच, और ऑप्शन डी मालिक और मजदूर के बीच। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शासक और शासित के बीच। मार्क्स ने बताया है कि प्रत्येक समाज में दो विरोधी वर्ग, एक शोषक होता है और दूसरा शोषित वर्ग होता है। शोषक वर्ग का पूर्ण नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है, जबकि शोषित वर्ग इन उत्पादन के साधनों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन दो वर्गों को सर्वसंपन्न हैव्स और सर्वहारा को हैव नॉट्स वर्ग से संबोधित किया जाता है। इन्हीं के बीच संघर्ष वर्ग संघर्ष होता है। इन्हें हम शासित और गैर शासित मतलब शासक और शासित वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी मैकइवर। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो कि श्रमिकों का शोषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस संघर्ष से ही वर्ग संघर्ष का बीजारोपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी आर्थिक और ऑप्शन डी संस्थागत। रॉल्फ रेंडरडॉर्फ के अनुसार औद्योगिक संघर्ष संस्थागत हो गया, जो कि किसी विशेष संस्थापक संदर्भ में लागू होता है। रेंडरडॉर्फ ने यह विचार अपनी कृति क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में दी है। रेंडरडॉर्फ के अनुसार जिस औद्योगिक समाज की कल्पना हम करते हैं उसमें पूंजीवाद का स्वरूप कॉर्पोरेट व्यवस्था पर आधारित होता है, जिससे निजी स्वामित्व का स्थान शेयर होल्डर्स और कॉर्पोरेट समूह ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, ऑप्शन सी सैनिक सामाजिक प्रवरण और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा मैकइवर ने नहीं बताया है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सैनिक सामाजिक प्रवरण की बात मैकइवर के द्वारा नहीं की गई है। मैकइवर के अनुसार सामाजिक प्रवरण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, दूसरा है अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण। दोनों प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण विभिन्न लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए स्थापित सामाजिक स्थितियों को केवल परिणाम है, और अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण इस प्रकार के निर्मित लक्ष्य के लिए सामाजिक योजना का प्रत्यक्ष परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए कोजन, ऑप्शन बी रेंडरडॉर्फ, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी मिल्स। तो यह कथन किसका है? यह है रेंडरडॉर्फ का है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेंडरडॉर्फ के अनुसार सत्ता का विभिन्न रूप में वितरण अनिवार्यता व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का निर्धारक कारक है। रेंडरडॉर्फ के अनुसार सत्ता व्यक्ति के साथ नहीं पदों के साथ जुड़ी होती है। अतः एक स्थिति में एक व्यक्ति के पास जो सत्ता है आवश्यक नहीं है दूसरी स्थिति में भी उसके पास सत्ता का कोई पद हो। एक व्यक्ति एक स्थिति में मातहत है तो आवश्यक नहीं है दूसरी स्थिति में भी वह मात सॉरी दूसरी स्थिति में भी वह मातहत हो। साहब और मातहत की स्थितियां हितों के संघर्ष को जन्म देती हैं और बाद में यही व्यापक संघर्ष का रूप धारण कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगल का,
ऑप्शन बी लेनिन का, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स का और ऑप्शन डी मैक्स वेबर का। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कार्ल मार्क्स का। मार्क्स धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और नैतिक सिद्धांतों में आस्था रखने वाले चिंतक थे। उन्होंने धर्म को राजनीतिक धोखाधड़ी, जालसाजी और पूंजीपतियों द्वारा शोषण का हथियार माना है, जिन्होंने धर्म को अफीम तक कहा है, जिसे पूंजीपतियों द्वारा समय समय पर गरीबों को नशे में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि वे उसके खिलाफ आवाज ना उठाए और बवाल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, संस्कृति मानव का मूल्य और आदर्श प्रदान करती है। ऑप्शन बी, संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। ऑप्शन सी, संस्कृति सामाजिकरण में योग देती है। ऑप्शन डी, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। गलत है, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ऐसा नहीं होता है। ईबी टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिकता, विधि, प्रथाएं, वे सभी योग्यताएं व क्षमताएं सम्मिलित की जाती हैं, जिन्हें समाज के एक सदस्य के रूप में मानव अर्जित करता है। संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा नहीं डालती, बल्कि सहयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी, एम.एस. गोरे, ऑप्शन सी, योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी, पी.एन. प्रभु। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, पी.एन. प्रभु के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितनी जनजातियां हैं? ऑप्शन ए 127, ऑप्शन बी 237, ऑप्शन सी 560 और ऑप्शन डी 439। तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 560 थी। वर्तमान में कितनी जनजातियां हैं? 749 जनजातियां हैं। भारतीय संविधान में 560 मतलब वर्तमान में 749 749 विभिन्न जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की धारा 341 और 342 के अनुसार राष्ट्रपति अनुसूचित की सूची घोषित करता है और यह घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर की जाती है। भारतवर्ष की ये जनजातियां विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी मीड और ऑप्शन डी फ्रायड। तो इस सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए सही होगा, दुर्खिम। समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों की सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी जाती है, जो सामूहिक रूप से समस्त समूह को प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें समाज के सदस्य आदर की दृष्टि से देखते हैं। इनका निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान या व्यक्तिगत चेतना के पारस्परिक उपयोग के फलस्वरूप होता है। यही बाद में सामाजिक प्रतीकों के रूप में विकसित हो जाते हैं। सामाजिक सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले इन प्रतीकों के लिए ही दुर्खिम ने सामाजिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रयोग किया था।